चलो देखो बेटा। चलो आज हम लोग अकाउंट्स में करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। हेडिंग लिखो जरा। सब लोग हेडिंग लिखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। लिखिए इसमें सबसे पहले कंसेप्ट 1, एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर कंसेप्ट 1, एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, दिस AS is applicable from 1st April 94 onwards सेकेंड पॉइंट में लिखिए इसका जो नेचर है मैंडेटरी फॉर ऑल एंटिटीज। मैंडेटरी फॉर ऑल एंटिटीज। कंसेप्ट 2 में लिखेंगे मीनिंग ऑफ कंसेप्ट 2 में लिखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इसमें पहली डेफिनेशन होगी मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट लिखिए एज पर प्रोविजन of accounting standard 12, government means state government, local authority, foreign government or any other kind of government or any other kind of government। आगे लिखिए अगली डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ ग्रांट। मीनिंग ऑफ ग्रांट इसमें लिखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, ग्रांट मीन्स financial assistance which is provided by a government
to an entity subject to fulfillment of certain condition which are attached to it, which are attached to it. The following grant are covered under scope of Accounting Standard 12. The following grants are covered under the scope of AS 12. पहला, grant related to fixed asset. अगला, grant related to promoters contribution. तीसरा है grant related to revenue. और चौथा है नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स. नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स. एक इसके नीचे नोट लिखेंगे. इसमें लिखिए टैक्स बेनिफिट if any which are provided by government to an entity are not considered as grant under Accounting Standard 12. Under Accounting Standard 12. चलो अब देखो
हम लोग बेटा एएस पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। पहले इसका मतलब समझिए ये है क्या। एएस 12 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ध्यान से सुनना। अब ये देखो क्या होती है गवर्नमेंट ग्रांट और उसकी अकाउंटिंग क्या होती है। स्क्रीन पे देखिए। अभी बेटा मैंने यहाँ पे सर्च किया कि यूपी गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज पे सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो ये अब ये देखो, जैसे इनका इन्वेस्ट इंडिया ऐसे करके तमाम सारी स्कीम आएंगी यहाँ पे, जिस पे इन्वेस्ट करने पे सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद मिलेगी। हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी स्कीम्स होती है ना। तो ये देखो जैसे लिखा है इन्होंने, इन्वेस्ट इन यूपी। अब क्या पता यूपी में कोई अगर बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट करे तो ये लैंड सस्ते दाम पे दे दें, या उसके टैक्स में कोई रिबेट कर दें, या उसको सरकारी कोई मदद दे दें। समझ आए? तो अगर सरकार की तरफ से इस तरह की कोई मदद मिलती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। इसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ये देखो लिखा है ना, कैपिटल सब्सिडी। तो ये कैपिटल सब्सिडी मिल रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी मतलब आप बिजनेस करिए आके यूपी में, जो कैपिटल लगेगी उसका कोई पार्ट सरकार देगी। फिर देखो इंटरेस्ट सब्सिडी, आप लोन लीजिए, लोन का रेट कम लगेगा, या कुछ जो इंटरेस्ट होगा वो वेव ऑफ हो जाएगा। फिर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन। ये देख रहे हो कितनी सारी मदद सरकार करती है। तो आप ये पढ़ने जा रहे हो, इसकी इस तरह की मदद अगर किसी को मिली है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाए, उस पे डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। बात समझ आई? गवर्नमेंट मतलब सरकारी, ग्रांट मतलब मदद। सरकारी मदद अगर किसी को मिली है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं। है समझ में? आगे पढ़ो। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां लिखा इसकी एप्लीकेबिलिटी और नेचर। तो लिखा दिस एएस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 94, एंड इसका नेचर है मैंडेटरी, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी एंटिटी हो। कितने टाइप की होती है? एसएमसी, नॉन एसएमसी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सब कोई ये एएस अप्लाई करेंगे। अच्छा, सब कोई ये एएस अप्लाई करेंगे। सरकार की तरफ से किसी को भी कोई भी हेल्प मिली तो उसकी अकाउंटिंग ऐसे ही होगी जैसे इसमें लिखी है। अब यहाँ बेटा सबसे पहली बात आती है, सरकार का क्या मतलब है और मदद का क्या मतलब है। भाई एएस का नाम क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। तो व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट इज ग्रांट? तो देखो यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट का मतलब किसी भी तरह की गवर्नमेंट। कितने तरह की होती है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार है तो गवर्नमेंट का मतलब ये है। देखो आपने क्या लिखा, एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 12 गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार हो। ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट का मतलब किसी भी प्रकार की मदद मिली हो, लेकिन यहां पे हम लोग ये 4 डील करते हैं। कौन कौन सा? ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, मतलब मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, उस पे सरकार से मुझे मदद मिल गई। जैसे बताओ बेटा, किसी हॉस्पिटल में जो मशीन लगती है पैथोलॉजी वगैरह में, बहुत महंगी महंगी मशीन आती है ना, कैंसर का ट्रीटमेंट करना है या किसी और चीज का, तो हर हॉस्पिटल में मशीन ही नहीं है। लोग क्यों भाग के पीजीआई मेडिकल कॉलेज जाते हैं? क्योंकि हर हॉस्पिटल उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता, वो मशीन कुछ इस है वहीं पे है। तो अब क्या है, मान लो अगर कोई हॉस्पिटल खरीद रहा है, सरकार ने मदद कर दी उस मशीन को खरीदने में, तो क्या बोलोगे इसको? ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। समझ आए? दूसरा, ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब ये प्रमोटर कौन होता है जरा बताना? जो किसी कंपनी को शुरू करता है उसी को क्या बोलते हो? प्रमोटर। उसी को प्रमोटर आप बोलते हो। तो अब आप बताओ, बिजनेस मैं शुरू कर रहा हूं, सरकार प्रमोटर बन के कंट्रीब्यूट कर रही है, मेरी मदद कर रही है, तो उसको बोलते हैं ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अगला, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। मुझे कुछ सरकार ने रेवेन्यू दिया। रेवेन्यू मतलब क्या है? बिजनेस मैंने लगाया, उनकी तरफ से कुछ पैसा आ गया, तो ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। या नॉन मॉनेटरी ग्रांट, आखिरी में क्या लिखा है बेटा? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब पैसे में नहीं, बिना पैसे वाली, मतलब पैसे में नहीं। नॉन मॉनेटरी क्या हो सकती है? जैसे आप बताओ, जैसे यहाँ पे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, तो वहां पे वो HCL सिटी बनी है कंप्यूटर वाली, अंसल के आसपास। तो क्या किया है? सस्ते दाम पे जमीन दी होगी, तभी तो कोई कंपनी आएगी ना आपके पास, अगर आपको प्रमोट करना है तो। इनको छोड़ो, गुजरात में 1 रुपए एकड़, 2 रुपए एकड़ ऐसे करके अडानी को जमीन दिया सरकार ने,
तब जाके वहां फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी, पैसा नहीं दिया सरकार ने लेकिन फायदा तो दिया, समझ आए। तो ये 4 तरह के ग्रांट हम लोग इस एएस में कवर करेंगे। सरकार और भी मदद करती है क्या, टैक्स छोड़ देगी, इंटरेस्ट नहीं लेगी, वो सब नहीं आएगा, आपको खाली 4 चीजें, एएस 12 4 तरह के ग्रांट कवर करता है। अब बताओ फिर से एक बार, कौन सा एएस पढ़ रहे हो, क्या नाम है, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, किसी भी तरह की कोई भी गवर्नमेंट हो, लोकल, स्टेट, फॉरेन, है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट हो। और ग्रांट का मतलब क्या हुआ, ग्रांट का मतलब टेक्निकल है, यही 4 लोग हैं। 4 के अलावा 5वीं हमको एएस 12 में नहीं पढ़नी, क्योंकि हम एएस पढ़ रहे हैं ना। सरकार तो कई तरीके से लोगों को हेल्प करती है, कौन कौन सी बताओ। पहला, ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, उसमें हेल्प किसने करी, सरकार ने। दूसरा, ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ सरकार प्रमोटर बनके मेरे बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे सुन लो, अभी फिर से और डिटेल में बताऊंगा, उत्तराखंड सरकार स्कीम निकाले हुए हैं, आइए वहां होटल खोलिए और हम जमीन आपको बहुत सस्ते दाम पे देंगे, होटल खोलने का पैसा अलग देंगे, समझ आए। क्योंकि वहां का बिजनेस कैसे चलता है, पूरा टूरिज्म से, तो ऐसे ही तो चलेगा ना जब होटल्स होंगे वहां पे। तो वो क्या हो गया, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, एंड आखिरी में नॉन मॉनेटरी ग्रांट। तो ये 4 चीजें पढ़नी है, बोलो कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी नॉन मॉनेटरी, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैंने यहां लिखवाया, अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट देती है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। सरकार, टैक्स तो सरकार ही लगाती है ना, तो सरकार के पास पावर है, वो किसी को रिबेट दे दे टैक्स में, या 2-4 साल उस पर टैक्स ना लगाएं, तो उसको वो एएस 12 में कवर नहीं होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े चलो। तो अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट करने जा रहे हैं, ग्रांट की एंट्री कैसे होगी। तो लिखिए, लिखिए कंसेप्ट नंबर 3, रिकग्निशन ऑफ ग्रांट। कंसेप्ट नंबर 3, रिकग्निशन ऑफ ग्रांट। रिकग्निशन ऑफ ग्रांट, बताओ बेटा। अब बताओ रिकग्निशन का मतलब क्या हुआ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अकाउंट्स। अकाउंट्स में रिकग्नाइज करने का मतलब एंट्री करना, अकाउंट में जिसको पहचानोगे उसकी एंट्री हो गई, तो अकाउंट ने पहचान लिया, नहीं हुई तो अकाउंट के मतलब का नहीं है। तो अब यहां पढ़ने जा रहे हो, ग्रांट जब मिलेगी तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। लिखिए, एज पर द प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन of accounting standard 12, grant can be recognized in the books on accrual basis if the following conditions are satisfied. Following conditions are satisfied. पहली कंडीशन, कंडीशन 1, it should be certain, it should be certain that entity will fulfill the attached conditions to grant. Condition 2, it should be certain that ultimate collection
from grant will be completed इसी के नीचे लिखेंगे नोट, इसमें लिखिए इन केस देयर इज एनी डाउट इन फुलफिलमेंट ऑफ above condition, then recognition of grant shall be made on cash basis. एंट्री लिखिएगा अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस पे लिखिए एंट्री होगी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट बीइंग grant recognized आगे लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट बीइंग ग्रांट रिसीव्ड बीइंग grant received. Done? चलो स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए। अब यहां हमने पढ़ा रिकग्निशन ऑफ ग्रांट, ग्रांट की एंट्री कैसे होगी, खूब ध्यान से सुनना। ग्रांट की एंट्री कैसे होगी, तो बेटा देखो यहां बताया गया ग्रांट की एंट्री कैसे होगी, लिखा है एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ग्रांट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑन एक्रूवल बेसिस इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जरा बताओ अकाउंटिंग कितने तरीके से होती है, दो तरीके से, कैश बेसिस पे और अक्रूवल बेसिस पे। ज्यादातर हम लोग किस पे करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे। तो यहां कहा गया ग्रांट भी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगी, लेकिन कब, जब सारी कंडीशंस पूरी होती हों। इट शुड बी सर्टेन दैट एंटिटी विल फुलफिल the attached condition to the grant and it should be certain that ultimate collection from government grant will be completed। फिर से एक बार बताओ क्या बोला मैंने, ग्रांट कैसे दिखाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अक्रूवल बेसिस पे। किस पे, लेकिन कब, जब दो कंडीशन पूरी हो जाएंगी। कौन कौन सी, पहली, जिस संस्था को ग्रांट मिलनी है उसने पूरी कंडीशन पूरी कर ली हो, और नंबर दो, ग्रांट मिल जाएगी इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, इट शुड बी सर्टेन दैट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ ग्रांट विल बी कंप्लीटेड। ग्रांट मिल गई है, मैं समझाता हूं तो समझ में आएगा। सुनो बेटा, जैसे हम लोग की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, कोई अगर फिशरीज का बिजनेस करते हैं तो उनको ग्रांट देती है। ठीक है, लोग मछलियां नहीं पालते बेटा,
तो वो क्या कहती है, सरकार का पैसा ऐसे नहीं आता, वो कहते हैं पहले एक एरिया देखो, उस एरिया में एक पॉन्ड बनाओ, पॉन्ड पूरा मेंटेन करो, मेंटेन हो जाए, फिर उस जिस लैंड पे है वो लैंड आपकी होनी चाहिए, जैसे उनकी 10 कंडीशंस होती हैं, तो लैंड आपकी है, ले जाके उसके कागज दिखाओ, पॉन्ड बन गया है, उनके लोग आके चेक करेंगे, फिर उसमें काम शुरू हो गया है। जब इतनी कंडीशन पूरी हो गई तब वहां से ग्रांट आएगी। तो पहली कंडीशन में क्या लिखा है, इट शुड बी सर्टेन दैट द एंटिटी विल फुलफिल ऑल द कंडीशंस। समझ आया? ऐसे नहीं होगा कि आपने पॉन्ड नहीं खुदवाया, अभी आप जमीन ढूंढ रहे हो और वहां से ग्रांट आ जाए, ऐसे नहीं होगा, पहले आप सरकार की कंडीशन पूरी करो फिर ग्रांट आएगी। और जिस दिन भी एक भी कंडीशन इधर उधर हुई, सारी ग्रांट वापस करनी पड़ जाएगी विद इंटरेस्ट। समझ आया ना? तो सरकार से जो पैसे आता है वो बहुत सोच समझ के पैसे देते, तो पहली क्या हुई, कंडीशन पूरी करो। दूसरा, इट शुड बी सर्टेन दैट द अल्टीमेट कलेक्शन फ्रॉम ग्रांट विल बी कंप्लीटेड, कि ग्रांट का जो कलेक्शन है वो हो जाएगा या हो चुका है, ये निश्चित होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ग्रांट किस पे लिखी जाएगी, अक्रूवल बेसिस पे। किस पे? और उसकी एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। रिसीवेबल अभी मिली तो है नहीं, अक्रूवल बेसिस पे लिख रहे हो ना। देखो क्या क्या हुआ, आपने सारी कंडीशन पूरी कर ली और ग्रांट आ जाएगी, सरकार की तरफ से आपको लेटर मिल गया, लेकिन अभी पैसे अकाउंट में नहीं आए, उसमें टाइम लगता है। तो एंट्री करोगे रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, अगर अक्रूवल बेसिस पे करोगे। और अगर जरा सा भी डाउट है कि कोई कंडीशन हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैश बेसिस पे होगा। किस पे? क्योंकि अगर जरा सा भी डाउट है, एक भी कंडीशन इधर उधर करोगे, पैसे वापस ले लेंगे आपसे या नहीं देंगे। तो जब मिले, सरकार कहती है तब लिखो, अदरवाइज मत लिखो। अब बताओ कौन सा एस पढ़ रहे हो, क्या नाम है इसका? गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, व्हाटएवर। ग्रांट का मतलब रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, रिलेटेड टू प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, रिलेटेड टू रेवेन्यू, और आखिरी में नॉन मॉनेटरी। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ा, ग्रांट की एंट्री कैसे होगी। तो ग्रांट किस बेसिस पे लिखी जाएगी, अक्रूवल बेसिस पे। लेकिन सारी संस्था, जो संस्था है वो सारी कंडीशन पूरी करती हो, नंबर एक। नंबर दो, ग्रांट मिल जाएगी इसमें कोई डाउट ना हो, तब तो अक्रूवल पे लिखो। एक भी कंडीशन अगर इधर उधर है तो ग्रांट किस पे लिखी जाएगी, कैश बेसिस पे। जब मिलेगी तब लिखेंगे, तो मिलेगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। बात समझ में आई? आगे बढ़िए, लिखिए कंसेप्ट नंबर 4, अकाउंटिंग मेथड फॉर ग्रांट। अकाउंटिंग मेथड फॉर ग्रांट, लिखिए इसमें दो अकाउंटिंग मेथड होते हैं। पहला, कैपिटल अप्रोच, और दूसरा होता है इनकम अप्रोच। पहले को हम लोग बोलेंगे कैपिटल अप्रोच, दूसरे को बोलेंगे इनकम अप्रोच। बेटा कैपिटल अप्रोच हमेशा कैपिटल में जाएगी, जबकि इनकम अप्रोच हमेशा पीएल में जाएगी। ये हमेशा पीएल में जाएगी, और अगर ये अप्रोच लगेगी तो ग्रांट हमेशा कैपिटल में जाएगी। कैपिटल अप्रोच लगती है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए, या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए। इनकम अप्रोच लगती है डेप्रिसिएबल एसेट के लिए, या रेवेन्यू के लिए। डेप्रिसिएबल एसेट के लिए
डन। चलो अब समझो, ग्रांट की अकाउंटिंग करने के दो मेथड हैं, क्या क्या बेटा? या तो कैपिटल अप्रोच लगेगी, अगर कैपिटल अप्रोच लगेगी तो ग्रांट कैपिटल की तरह ट्रीट होगी, तो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। और अगर इनकम अप्रोच लगेगी तो ग्रांट हमेशा ट्रांसफर होगी कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन ये कहाँ कहाँ लगती है? तो मैंने आपको बताया, यहां पे आपने लिखा कि अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए ग्रांट मिली है तो कैपिटल अप्रोच लगेगा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए ग्रांट मिली है तो कैपिटल अप्रोच लगेगी, और अगर डेप्रिसिएबल एसेट के लिए मिली है तो इनकम अप्रोच, रेवेन्यू के लिए मिली है तो इनकम अप्रोच लगेगी। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखिए कंसेप्ट नंबर 5, अकाउंटिंग फॉर ग्रांट related to fixed asset. Accounting for grant related to fixed asset. Fixed asset. फिक्स्ड एसेट में दो टाइप के एसेट्स होंगे, ये या तो डेप्रिशिएबल होगा या तो नॉन डेप्रिशिएबल होगा। अगर डेप्रिसिएबल एसेट होगा तो अभी पढ़ाया था, इनकम अप्रोच लगेगी। नॉन डेप्रिसिएबल होगा तो कैपिटल अप्रोच लगेगी। डेप्रिसिएबल एसेट होगा तो इनकम अप्रोच, नॉन डेप्रिसिएबल होगा तो कैपिटल अप्रोच। और इनकम अप्रोच में हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड 1 है एसेट रिडक्शन मेथड, दूसरा है अमोर्टाइजेशन मेथड। अमोर्टाइजेशन मेथड पहला है कैपिटल रिडक्शन मेथड, एसेट रिडक्शन मेथड, और अगला हुआ अमोर्टाइजेशन मेथड। एसेट रिडक्शन के नीचे लिखिएगा इट इज प्रेफरेबल in the absence of specific requirement. It is preferable in the absence of specific requirement. तो हम लोग अभी करने जा रहे हैं मेथड 1, एसेट रिडक्शन मेथड। एसेट रिडक्शन मेथड लिखिए इसमें, स्टेप 1, at the time of receiving grant, at the time of receiving grant एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट
being grant received step 2 नहीं, second point, grant account, government grant account debit to fixed asset. Government grant account debit to fixed asset being grant adjusted against cost of asset. Under this method, grant is directly adjusted against cost of asset. After such an adjustment, cost of asset will be reduced and depreciation will be computed on reduced cost. आगे लिखेंगे स्टेप 2, स्टेप 2 में लिखिए depreciation at the end of the year depreciation at the end of the year निकालेंगे ऐसे depreciation SLM मेथड की निकलेगी carrying amount of asset minus grant received minus salvage value divided by estimated useful life of asset. और अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट माइनस ग्रांट रिसीव्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन तो ये है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। लिखिएगा एग्जांपल, लिखिए नंबर 1, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख, ग्रांट रिसीव्ड 2 lakh, estimated useful life of asset
5 year salvage value $40,000. Calculate depreciation for each year. Calculate depreciation for each year. डन। इधर देखो स्क्रीन पे, देखिए बेटा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। ये देखो आपको 1 2 3 4 4 ही तो पढ़ने हैं। उसमें पहला शुरू किया ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिलेगी तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। यहां पे हम लोगों ने लिखा अगर फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिली तो उसकी अकाउंटिंग करने के दो मेथड हैं। पहला, उसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी कि पहले देखा जाएगा वो डेप्रिसिएबल है या नॉन डेप्रिसिएबल। बोलो जरा, कौन सा फिक्स्ड एसेट नॉन डेप्रिसिएबल होता है? लैंड। तो अगर लैंड के लिए मिली ग्रांट तो कैपिटल अप्रोच लगेगी, और अगर डेप्रिसिएबल एसेट के लिए मिली तो कौन सी अप्रोच लगेगी? इनकम अप्रोच। ऊपर अभी पढ़ा भी था ये बात। अब बेटा डेप्रिसिएबल एसेट की अकाउंटिंग के दो मेथड है, या तो एसेट रिवैल्यूएशन मेथड कर लो या तो अमोर्टाइजेशन मेथड कर लो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो हम लोग एसेट रिडक्शन मेथड से अपना काम करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो एसेट रिडक्शन मेथड से हम लोग काम करेंगे। बोलो ये बात समझ में आई? अब कैसे करेंगे ये देखो, हम लोगों ने एंट्री लिखी उसकी, हम लोगों ने एंट्री लिखी, स्क्रीन पे देखिए। देखो कह रहे हैं जब ग्रांट मिले तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और जब एसेट और इसको एसेट में एडजस्ट कर दो तो एंट्री हो जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। क्या इसका मतलब हुआ? यहां समझाता हूं। चलो अब मुझको एक बात बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के सोच के ये बताओ, मुझे कोई मशीन खरीदने पे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो क्या लगता है आपको, जब ग्रांट मिल जाएगी तब मैं मशीन खरीदूंगा या मशीन खरीदने के बाद ग्रांट मिलेगी? खरीदने के बाद मिलेगी। समझ आया ना? सरकार की बहुत सारी कंडीशंस होती है ना बेटा, तब पैसा मिलता है। अभी पहले पैसे आ जाएं और आप न मशीन खरीदो तो सरकार करती है पहले अपनी जेब से पैसे लगाओ, मशीन खरीदो, तब पता तो चले ना कि तुम्हारी इंटेंशन है वो काम करने की, तो हम फिर मदद करेंगे। समझ आया? अब यहां देखो एंट्री क्या क्या होगी, समझिएगा मेरे साथ साथ। जैसे मान लो मैंने एसेट खरीदा, तो एंट्री, एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो 100 रुपए का मैंने एसेट खरीदा तो एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज से। अब जब मैं खरीद लूंगा और सारी कंडीशन मैं पूरी करूंगा तो सरकार की तरफ से ग्रांट आ जाएगी। जब ग्रांट आएगी तो उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। मान लीजिए 40 रुपीज सरकार ने दे दिया, अब ये 40 एडजस्ट हो जाएंगे एसेट में, तो अगली एंट्री होगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 40 रुपए से। समझ आया? 100 रुपए दे के पहले अपनी जेब से मैंने एसेट खरीदा, फिर सरकार से 40 रुपए मिले और वो 40 एसेट में जाके एडजस्ट हो गया। देखो एसेट 100 से डेबिट 40 से क्रेडिट, तो इसका मतलब एसेट तो 60 से ही डेबिट रह गया। 100 मेरी जेब से गए थे, 40 वापस आ गए, तो 60 ही तो गया। और ग्रांट डेबिट ग्रांट क्रेडिट कैंसिल हो गया। समझ आया ना बेटा? अब इसका नेट इफेक्ट निकालोगे तो निकल के आएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 60 रुपीज से। देख लो
फिक्स एसेट 100 से डेबिट 40 से क्रेडिट तो 60 से डेबिट हुआ। बैंक 100 से क्रेडिट 40 से डेबिट तो 60 से क्रेडिट हुआ। ग्रांट कैंसिल हो गई, तो ये एंट्री होती है। अब यहाँ पे ये वाली एंट्री नहीं लिखी है क्योंकि जब एसेट खरीदोगे तभी तो ग्रांट मिलेगी, तो ये दोनों लिखा हुआ है। क्या क्या पढ़िए, जब ग्रांट मिलेगी तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और जब ग्रांट को एसेट में सेट ऑफ कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। अब ये देखो बेटा, यहां हमने लिखा अंडर दिस मेथड ग्रांट इज डायरेक्टली एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट। आफ्टर सच एन एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस्ड एंड डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड ऑन द रिड्यूस कॉस्ट। क्या इसका मतलब हुआ? यहां देखो, इधर देखिए, जब एसेट खरीदा था तो क्या एंट्री बनाई थी? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने 100 रुपए का एसेट खरीदा था। बेटा ये बात ध्यान से सुनना, जब एसेट खरीदा था तो एंट्री बनाई थी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 100 रुपए से हमने ये एंट्री करी थी। अब 2 मिनट के लिए मान लो ग्रांट हमें नहीं मिली, तो एसेट कितने का खरीदा है? 100 रुपए का। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? 100 रुपए पे। मान लो 10% का डेप्रिसिएशन लगना है, तो 100 रुपए का 10% डेप्रिसिएशन कितना दिखाओगे? 10 रुपीज। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट की ग्रांट मिल गई, 40 रुपए आपको ग्रांट के मिल गए, तो ये 40 आपने सेट ऑफ कर दिया ना एसेट में, तो अब आपका फिक्स एसेट कितने का रह गया है? 60 रुपीज का। अब अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% तो 6 रुपए का लगेगा। समझ में? ये पॉइंट हमने यहां नोट में लिखा है। क्या? अंडर दिस मेथड ग्रांट इज डायरेक्टली एडजस्टेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। आफ्टर सच एन एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस्ड एंड डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन द रिड्यूस्ड कॉस्ट। डेप्रिसिएशन हमेशा दिखाओगे रिड्यूस्ड कॉस्ट पे। बोलो समझ में है? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? और डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे? तो डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा, ये देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ऐसे करके ही तो निकालते थे। लेकिन अब क्या है, 100 रुपए का एसेट है, 40 सरकार ने दे दिया, तो कॉस्ट ऑफ एसेट में से गवर्नमेंट ग्रांट माइनस होगी, फिर स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी, तब डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये देखो यहां लिखा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में से ग्रांट माइनस कर दो, सैल्वेज वैल्यू माइनस करो, फिर लाइफ से डिवाइड करो, तब तब आएगा। और दूसरा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कर रहे हो तो रिटर्न डाउन में ऐसे करते थे ना, कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जो रेट दिया होता था रेट लगा देते थे। तो यहाँ कॉस्ट कम हो गई ना, जो भी हमारी कॉस्ट थी उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई तो कॉस्ट कम हो गई, फिर सैल्वेज वैल्यू माइनस करके उस पर डेप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे। 100 रुपए का एसेट था, 40 सरकार ने दे दिया, 60 का एसेट पड़ा, और मान लो 10 रुपए की उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो 50 बचेगा, इस पे 10% लगेगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ लिखा। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा तो कैरिंग अमाउंट में से ग्रांट माइनस करके तब क्या करोगे? डेप्रिसिएशन का रेट लगाओगे। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बेटा ये स्क्रैप वैल्यू माइनस हो गई है। और अगर ये अपने पास स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो हम लोग ऐसे काम करेंगे। बोलिए, पहले यहां तक समझ में है? अब जरा इस वाले क्वेश्चन से समझते हैं कैसे कैसे ये वर्क करेगा। पढ़ो क्या लिखा है, देखिए। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख, ग्रांट रिसीव्ड 2 लाख, तो अब ये 5 में से 2 एडजस्ट हो जाएगा, एसेट कितने का हुआ? 3 लाख का। लाइफ है 5 ईयर की, स्क्रैप वैल्यू 40,000 की है, हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। आइए निकालते हैं। लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे ग्रांट रिसीव्ड, टू लाख, तो ये बचेगा 3 लाख का। और डेप्रिसिएशन अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख माइनस 40,000। 40,000 दिया है स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, लाइफ है 5 ईयर्स की। तो निकल के आ गया 52,000 पर एनम।
52,000 पर एनम। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। नीचे लिखिए अगला एग्जांपल। लिखिए विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन above, calculate depreciation for third year, assuming company has received grant in the beginning of third year। ठीक है, अब मेरी तरफ देखो। अब बताओ बेटा, ग्रांट कब मिली? इन द बिगिनिंग ऑफ, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर नहीं मिली, सेकेंड ईयर नहीं मिली, तो फर्स्ट ईयर जितने का एसेट था उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगी ना, सेकेंड ईयर उसी पे लगेगी, थर्ड ईयर से चेंज होगा। तो कैलकुलेशन कैसे चलेगी जरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं कर रहा हूं। लिखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन। अब ये बताओ ग्रांट कौन से ईयर में मिली है? इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। तो कब कब नहीं मिली? फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अलग होगा, थर्ड ईयर से चेंज हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड ईयर का निकालते हैं। लिखिए जरा स्टेटमेंट showing revised depreciation for third year। पहले लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। 5 लाख का एसेट है, 40,000 का इसका स्क्रैप वैल्यू है, 5 ईयर इसकी लाइफ है। कितना? 90, 92, 92 एक साल का ना। हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों लिख रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 184। अब माइनस करेंगे तो ये आ गया थर्ड ईयर का कैरिंग अमाउंट 3,16,000। कैरिंग अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर। अब तीसरे साल सब्सिडी मिली 2 लाख की, तो ये कम हो जाएगा, इसी में से माइनस कर दो। ग्रांट रिसीव्ड 2 लाख, और ये आ गया
1,16,000. Revised carrying amount और अब इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन 1,16,000 में से 40,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो और लाइफ लाइफ कितने लिखें? 5 नहीं बेटा, 2 साल तो निकल चुके हैं ना, 3 25,333 ये था कैरिंग अमाउंट और ये था 40,000 क्या था स्क्रैप वैल्यू और ये था रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, आगे लिखिए। स्टेप 3, refund of grant। स्टेप 3, refund of grant। लिखिए इसमें, if grant is to be refunded to government due to non-fulfillment of attached condition following entry shall take place। following entry shall take place, एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट to bank being grant refunded। being grant refunded। इसी के नीचे लिखिए नोट, आफ्टर रिफंड of grant depreciation will get increased due to increase in carrying amount of asset। चलो देखो बेटा, अब हम लोगों ने पढ़ा रिफंड ऑफ ग्रांट, स्क्रीन पे देखो।
बताओ जरा, ग्रांट मिलने की क्या एंट्री बनाई थी हम लोगों ने? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। फिर अगली एंट्री बनाई थी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ये लिखा था ना। अल्टीमेटली देखो ये ग्रांट कहाँ जाके एसेट हो गई थी? फिक्स्ड एसेट में। तो अब ये बताओ, अगर ग्रांट मिली तो नेट एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो अगर ग्रांट वापस होगी तो क्या एंट्री बनेगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही तो होगी ना। तो यही लिखा हम लोगों ने, ये देखो, इफ ग्रांट इज टू बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन अटैच टू इट, फॉलोइंग एंट्री शैल टेक प्लेस। क्या क्या? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग ग्रांट रिफंडेड। समझ आए? अभी मैंने कहा ना बेटा, सरकार की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तब जाके सरकारी पैसा आता है, किसी को मदद मिलती है। एक भी कंडीशन, और रैंडमली वो चेक भी करवाते रहते हैं, किसी भी दिन एक भी कंडीशन अगर इधर उधर हुई तो ग्रांट आपको वापस करनी पड़ जाएगी। वापस करेंगे तो ये एंट्री होगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बताओ, 2 मिनट सोचो जरा। जैसे अभी जो एग्जाम्पल किया था एक, उसी में एक कंडीशन बनाते हैं। हमने पहले एसेट खरीदा, यहां देखना, एक इमेजिनरी कंडीशन बनाते हैं। हमने यहां पे एसेट खरीदा, 2 साल तक तो हमने खुद से चलाया उसको, यहां पे ग्रांट मिल गई, तो यहां डेप्रिसिएशन ज्यादा था, यहां डेप्रिसिएशन कम हो गया। अब मान लो 1 साल चलाने के बाद ग्रांट रिफंड करनी पड़ गई, तो फिर यहां डेप्रिसिएशन क्या हो जा, बढ़ जाएगा। जब ग्रांट नहीं मिली थी तो डेप्रिसिएशन ज्यादा था, ग्रांट मिल गई तो डेप्रिसिएशन कम हो गया, और ग्रांट रिफंड करनी पड़ी तो डेप्रिसिएशन फिर से बढ़ जाएगा ना। एक एग्जांपल करते हैं तो समझ में आएगा। लिखिए एग्जांपल। लिखिए एग्जांपल। इसमें लिखिए ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट 10 ईयर, grant received in third year 2 lakh, grant received in sixth year 1,50,000. Calculate depreciation for sixth year. Calculate depreciation for sixth year. चलो सॉल्व करके देखते हैं जरा सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। बेटा हाँ, रिफंड कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड लेट, ग्रांट रिसीव, ग्रांट। अच्छा ठीक, ये कह रहे हो 2 बार रिसीव लिखा है ना, ये वाला रिफंड है। ग्रांट रिफंडेड इन सिक्स्थ ईयर। चलो निकालते हैं बेटा। सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख, इसमें से माइनस कर दो डेप्रीसिएशन फॉर 2 ईयर
2 ईयर। एक मिनट जरा स्क्रीन पे देख लो, बताओ डेप्रिसिएशन की उसकी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा? 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो जीरो। और लाइफ कितनी है? 10 ईयर। तो 10 लाख को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख 1 साल का, तो 2 साल का 2 लाख। तो लिख दिया 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ गया 2 लाख। माइनस कर दिया तो ये 8 लाख आ गया कैरिंग अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, या एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कैरिंग अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब तीसरे साल इनको ग्रांट मिल गई, ग्रांट रिसीव्ड। थर्ड ईयर इनको ग्रांट मिल गई 2 लाख की, तो 2 लाख हम लोग यहां से लेस कर देंगे और ये कंसीडर होगा 6 लाख का। डेप्रिसिएशन फॉर 3 years। डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर। 3 ईयर का मतलब थर्ड ईयर, इधर लिख रहा हूं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, क्योंकि सिक्स्थ ईयर में ग्रांट वापस गई है ना। अब मुझे एक बात बता दो, इधर बस ये रुक जाना, ये समझ लो, उसके बाद बताओ बेटा। अब अगर 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो अब एसेट कितने का बचा है? 6 लाख का। लाइफ इस कितनी कितनी बची है? 8 ईयर। 2 साल निकली ना, तीसरे साल का तो निकाल ले। हाँ, नहीं तो वो तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना बाद में। तो ये देखो 8 से डिवाइड किया तो 8 ईयर, तो ये 1 साल का निकला। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ईयर का निकल के आ गया 225। तो यहां से आ गया कैरिंग अमाउंट आफ्टर 5 ईयर 3,75,000। और इसमें अब ऐड कर देंगे ग्रांट रिफंडेड। जब ग्रांट मिली थी तो एसेट की वैल्यू कम कर दी थी, अब जब वापस गई तो एसेट को बढ़ा लेना होगा। 2 लाख की ग्रांट मिली थी, 150 वापस गई है, तो 150 ऐड कर देंगे। अब हमारा एसेट हो गया 5,25,000 का। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट और रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आफ्टर रिफंड, ये हो जाएगा 5,25,000 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, और ये आ गया 105,000 पर एनम। जब तक कोई मेथड क्वेश्चन में नहीं रिकमेंड करेगा तो आप यही मेथड करोगे। चलो अब दूसरा मेथड, अमोर्टाइजेशन मेथड। लिखिए आगे मेथड 2। ये समझ आया कि नहीं आया सबको? लिखिए मेथड 2, अमोर्टाइजेशन मेथड। अमोर्टाइजेशन मेथड, इसी का दूसरा नाम है बेटा डेफर्ड ग्रांट मेथड। मेथड डेफर्ड ग्रांट मेथड।
चलिए करते हैं, लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1 इसमें लिखिए एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट being grant received सेकेंड पॉइंट में लिखिए गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट being grant recognized as deferred grant स्टेप 2 लिखिए अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट स्टेप 2 amortization of grant at year end एंट्री होगी डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट being deferred grant amortized एसएलएम मेथड पे करेंगे तो होगा डेफर्ड ग्रांट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट रिटन डाउन वैल्यू पे करेंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ठीक है। अब आओ ये चीज समझते हैं बेटा, ये बताओ पिछले मेथड में क्या किया था। जैसे ही ग्रांट मिली थी एसेट में से कम कर दिया था, फिर सारा इफेक्ट किस पे आता था, डेप्रिसिएशन पे। ग्रांट लौटाई तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया, ग्रांट मिली डेप्रिसिएशन कम हो गया। अभी क्या है, अभी कह रहे हैं अमोर्टाइजेशन मेथड है। ध्यान से मेरी बात सुन लो, अमोर्टाइजेशन मेथड। अब ये क्या है देखना बेटा, पहले मैं समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो कहते हैं जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, ये पीएल है, ये बैलेंस शीट है, ये पीएल है, ये बैलेंस शीट है, ये पीएल है। अब देखो हमने एसेट खरीदा 10 लाख का तो यहां लिख दिया, ग्रांट मिली तो ग्रांट यहां लिख दी,
10 लाख का एसेट मिला तो कहाँ लिखा? एसेट साइड में। ग्रांट मिली तो कहाँ लिख दी? लाइबिलिटी साइड में। अब साल भर बीत गए तो एसेट को डेप्रिसिएट किया, जो डेप्रिसिएशन आया वो पीएल में लिख दिया, और ग्रांट को अमोर्टाइज कर दिया, वो भी पीएल में क्रेडिट कर दिया। समझ आया? जैसे मान लो 1 लाख से ग्रांट अमोर्टाइज हो गई तो 7 की बची, तो यहां ग्रांट आएगी 7 लाख से, और एसेट मान लो 2 से डेप्रिसिएट हुआ तो फिक्स एसेट 2 से आएगा। मतलब कहने का मतलब हर साल एसेट डेबिट साइड में आएगा, ग्रांट क्रेडिट में आएगी, एसेट डेबिट में, ग्रांट क्रेडिट में। धीरे 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 ग्रांट भी खत्म, एसेट भी खत्म। इस मेथड को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट मेथड। चलो बताओ फिर से एक बार। लास्ट वाले मेथड में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट वाले मेथड में हम लोगों ने क्या किया था? हमें जब ग्रांट मिली थी, हमें जब ग्रांट मिली थी तो हम लोगों ने इसको कहां दिखाया था बेटा? एसेट में सीधे ले जाके एडजस्ट कर दिया था। तो ग्रांट रिफंड हुई, ग्रांट मिली, इसका इफेक्ट किस पे आता था? डेप्रिसिएशन पे। अभी क्या है? जब ग्रांट एसेट खरीदा तो उसको लिखा बैलेंस शीट में। जब ग्रांट को रिफंड कर दिया, जब ग्रांट को रिफंड कर दिया, सॉरी, जब ग्रांट मिली तो वो भी कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में। फिर हर साल के आखिरी में एसेट भी डेप्रिसिएट होगा, ग्रांट भी डेप्रिसिएट होगी। ग्रांट के डेप्रिसिएशन को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ये देखो एंट्री क्या लिखी है, देखो। जब ग्रांट मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट। अब पिछले वाले में याद करो, अगली एंट्री हुई थी ग्रांट डेबिट टू फिक्स एसेट, तुरंत ये कहां चली गई थी? फिक्स एसेट में। अभी देखो क्या हो रहा है, अब फिक्स एसेट में नहीं जा रही है, अब एंट्री कर रहे हैं ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। क्या एंट्री किया? ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। और ये डेफर्ड ग्रांट कहां जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। फिर 1 साल बीतेगा तो एसेट तो डेप्रिसिएट होगा ही होगा, ग्रांट क्या होगी? अमोर्टाइज होगी। ये देखो ग्रांट को डेबिट करके पीएल को क्रेडिट कर दिया, ग्रांट को डेबिट करके पीएल को क्रेडिट कर दिया, तो इसको बोलेंगे ग्रांट यहां पे अमोर्टाइज कर दी। एक एग्जांपल देखो और अच्छे समझ में आएगा, लिखिए एक एग्जांपल। लिखो, ग्रांट रिसीव्ड 2 लाख, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट 10 ईयर, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। ये केस 1 होगा। केस 2 में व्हाट इफ grant received after 2 years from acquisition of asset। Case 3, what if depreciation is 15% per annum on written down value in case 1। चलो
ये देखो बेटा, अब इसमें लिखा है ग्रांट रिसीव्ड, 2 लाख की ग्रांट मिली और एसेट की लाइफ है 10 साल की, मेथड लगना है एसएलएम। अब जानते हो क्या होगा? 2 मिनट सोचो जरा। एसेट खरीदने की क्या एंट्री करी होगी इन्होंने? इसमें तो लिखा नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्या एंट्री करी होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक जैसे होती है। एसेट कहाँ चला गया होगा? बैलेंस शीट में। अब जब ग्रांट मिलेगी तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, फिर अगली एंट्री क्या होगी? ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। तो ग्रांट भी कहाँ चली गई? बैलेंस शीट में। अब 2 लाख की ग्रांट है, 10 साल एसेट की लाइफ है, तो 2 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया? 20,000। हर साल 20,000 डेफर्ड ग्रांट से निकाल के पीएल में भेज देंगे। हर साल 20,000 डेफर्ड ग्रांट से निकाल के कहां भेज दोगे? पीएल में भेज देंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, कैसे करेंगे जरा आइए यहां सोल्यूशन करते हैं। लिखिए सोल्यूशन केस 1। अकाउंट बनेगा डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। ठीक है, अब इधर देखो, चलो ग्रांट मिलने की एंट्री सोचो जरा क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर ग्रांट को ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती थी? ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। तो ये देखो, अब यहां लिखा जाएगा बाई गवर्नमेंट ग्रांट, 2 लाख की जो ग्रांट मिली उसको यहां ट्रांसफर कर दिया। अब पहले साल के आखिरी में पीएल में भेज देंगे 2 लाख को 10 से डिवाइड करके, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो आ गया टू बैलेंस सीडी 1,80,000, अब सेकेंड ईयर का क्लोजिंग थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग सेकेंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। टू पीएल, $1,80,000 डिवाइडेड बाई 9, 20,000। तो टू बैलेंस सीडी 16,160, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बोलिए, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट बनाना है? अब ये बताओ, इधर देखो, डेफर्ड ग्रांट बैलेंस शीट में किधर लिखी होगी? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट किधर लिखा होगा? एसेट साइड में। ग्रांट किधर लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में। तो इनडायरेक्टली एसेट को कमी तो कर रही है। फिर अरे लाइबिलिटी है तभी तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है। अब हर साल उसमें से थोड़े पैसे निकाल के ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर करते करते देखो रिड्यूस नहीं हो रहा है, पहले 180 हुआ, फिर 160 हुआ, ऐसे करते करते 10 साल में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग ग्रांट अकाउंट बनाते हैं, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट इन केस ऑफ अमोर्टाइजेशन मेथड। अच्छा, सेकंड में आ जाओ जरा, केस 2 में। आप चाहो तो 10 साल का पूरा कर लेना, पूरा पेज का छोड़ दो जिस पे बना रहे हो, ठीक है? चाहो तो 10 ईयर का कंप्लीट कर लेना, 10 ईयर में एकदम जीरो हो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, इसलिए मैं केस नंबर 2 पे आ रहा हूं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बना दिया गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट।
डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, पहले लिखेंगे बाई गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख टू पीएल, बेटा अभी एक मिनट इधर देख लो। ये देखो असल में इसको ऐसे बनाया ना कि सब इसमें कवर हो जा रहा है। देखो क्या है, 2 लाख की ग्रांट मिली, 10 साल की लाइफ है, तो हमने 2 साल की अकाउंटिंग यहाँ कर ली, पहले साल दूसरे साल। अब इसमें लिखा था तीसरे साल, सॉरी, व्हाट इफ ग्रांट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, ग्रांट कब मिल रही है? 2 साल के बाद। तो ये बताओ 2 साल तक ग्रांट ही नहीं मिली तो उसकी एंट्री नहीं हुई होगी। अब इधर देखो, अगर हमने एसेट खरीदा यहाँ, फर्स्ट ईयर नहीं मिली, सेकंड ईयर नहीं मिली, तो कोई ग्रांट डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर नहीं होगी ना, तो डेफर्ड ग्रांट का अकाउंट ही नहीं खुलेगा। कब खुलेगा? थर्ड ईयर में मिलेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में जब मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, ग्रांट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। तो ये यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। अब इसको पीएल में ट्रांसफर करोगे, लेकिन अब बताओ एसेट 2 साल यूज हो चुका है, तो उसकी लाइफ कितनी बची है? 8 साल बची है ना। तो अब ये जो 2 लाख है बेटा, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 25,000 पीएल में जाएगा। और यहां आ गया टू बैलेंस सीडी 1,75,000, बाई बैलेंस बीडी 175, और यहां आप पीएल में भेजेंगे 175 डिवाइडेड बाई 7, 25,000। इस बार ऐसे क्यों हुआ बेटा? ये थर्ड ईयर का हुआ, ये फोर्थ ईयर का हो गया। और केस 3 अगर हम लोग करें, देखो केस 3 में क्या लिखा है, पढ़िए। व्हाट इफ डेप्रिसिएशन 15% पर एनम डब्ल्यूडीबी मेथड। अभी तक एसएलएम से लग रहा था, तो अब क्या होगा? बनाओ डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। अब लिखेंगे बाई गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख की मिली। अब पीएल में जाएगा 2 लाख का 15%, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 30,000। तो यहां आ गया टू बैलेंस सीडी 170, बाई बैलेंस बीडी 170 टू पीएल टू बैलेंस सीडी तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाएंगे। एसएलएम होगा तो एसएलएम के अकॉर्डिंग करेंगे। ये कॉपी कर लो, आज यहीं तक करेंगे हम लोग।